वेलकम टू माय चैनल। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से इन्होंने अपने बेटे को देखा, फिर कुछ नाराजगी के आलिम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? इन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ, फॉर गॉड सेक। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदे शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आएगी। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो। तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े इससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा, ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम इतनी ही परवाह होती तो स्टडीज़ की, तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड। इसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं इनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारी सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे फिरना पड़ी आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट अ रबिश! वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुव्वत सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खफत के आलिम में इसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देख रही थी। फिलोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हाल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मायूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल के कैरियर में इन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर इन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे एमसीक्यूज़ पर मुबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे वो पेपर इनसे लेना था। 9:10 पर इन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हाल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाले पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो। इन्होंने जमले इससे नहीं कहा था। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ, और अगर इसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेटकर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कि कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वही तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? इन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट तक का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ख्वाहिश ये सूरत पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरे ख्याल है 50 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी इन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटे के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है उमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसलिए ख़रीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दे दूँगा, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी।
अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। इन्हें हैरानी हुई, क्या घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले उमामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, इन्हें और इनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थे, हाशिम इनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर असजद से इसकी नस्बत तय करके। वो जानती थी उमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता, हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। और वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा इन्हें लगता है जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। फिर इस वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती,